आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटका का युद्ध। जो भी कर्नाटका का युद्ध हुआ था और जिस संधि के तहत वह समाप्त हुई थी उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसे कहानी की तरह समझेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग ने पहले क्लास में देखा कि जो भी यूरोपियन कंपनी थे वह भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। तो निम्नलिखित 6 व्यापारी कंपनी आते हैं: पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। तो इनमें से जो पुर्तगाली कंपनी थे वह अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि जो कैथलीन इनका विवाह ब्रिटिश के राजकुमार के साथ हुआ था है। तो यह दोनों साथ हुआते हैं। बच जाते हैं डच, डैनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। जो डैनिश कंपनी और स्वीडिश कंपनी है यह बहुत ही छोटे कंपनी होते हैं, इसीलिए यह दोनों कंपनी भारत के छोटे स्थान पर जाके व्यापार करने लगते हैं। उसके बाद बजाते हैं ब्रिटिश, डच और फ्रेंच। जो डच कंपनी थे इनको भारत के ही राजा ने हरा दिया था, जिस कारण यह ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए। तो आखिरी में बजाते हैं ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी। और जो भी कर्नाटका का युद्ध हुआ था तो इन्हीं दोनों देश के बीच संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो चलिए जो भी कर्नाटका का युद्ध हुआ था उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कर्नाटका का युद्ध को इंग्लिश में कार्नेटिक वार के नाम से जाना जाता है। तो प्रमुख 3 कर्नाटिक वार हुए थे। फर्स्ट कर्नाटिक वार यह 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। उसके बाद सेकेंड कर्नाटिक वार यह 1749 से 1754 तक चला। उसके बाद थर्ड कर्नाटिक वार यह 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक कर अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लेते हैं, कहानी की तरह, जिसे आप जल्दी भूल भी नहीं पाएंगे और अच्छी तरह आपको याद भी हो जाएगा। प्रथम कर्नाटका का युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी बनने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष चल रहा था। जो ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी बनने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संघर्ष चल रहा था और इसी संघर्ष के चलते भारत में भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाती है। उसी को कहा जाता है प्रथम कर्नाटका युद्ध। 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटका के नाम से जाना जाता था। जो कोरोमंडल तट है भारत का, ये नक्शा दिख रहा है आपको, तो इसमें जो कि नीचे का क्षेत्र है यहाँ ये क्षेत्र कोरोमंडल का क्षेत्र कहलाता था। 18वीं शताब्दी में कोरोमंडल के तट को ही कर्नाटका के नाम से जाना जाता था 18वीं शताब्दी तक। इसके बाद 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेरे ने कुछ फ्रांसीसी समुद्री जहाज को पकड़कर अपने कब्जे में कर लिए। जो अंग्रेजी जलबेरे थे इन्होंने फ्रांसीसी समुद्री जहाज को अपने कब्जे में कर लिए। इसके बाद जो डुप्रे फ्रांसीसी गवर्नर थे उस समय, इन्होंने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन नवाब ने डुप्ले की किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया। इसके बाद डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास को घेर लिया। जो अंग्रेज का बस्ती मद्रास था इन्होंने घेर लिया। जो कर्नाटक के नवाब थे इन्होंने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले वहाँ से नहीं हटे। तो उसके बाद आगे परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी युद्ध के साथ सेंथोम का युद्ध प्रारंभ हुई। जो सेंथोम का युद्ध हुआ था वह प्रारंभ हो जाती है। तो सेंथोम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। ठीक है ना, मोस्ट VVI है। जो सेंथोम का युद्ध है यह 1748 ईस्वी में लड़ा गया फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच।
तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई। फ्रांसीसी इस युद्ध को जीत जाते हैं। अंततः 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स-ला शैपर की संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हुआ। जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, यह एक्स-ला शैपर की संधि के द्वारा समाप्त हो जाती है 1748 ईस्वी में। और इसी संधि के द्वारा कर्नाटका का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो कर्नाटका का प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो एक्स-ला शैपर की संधि के द्वारा। इस संधि के शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेज को वापस दे दिया गया। जो मद्रास था इसे अंग्रेज को वापस दे दिया गया। इस संधि के तहत फ्रांस को उत्तरी अमेरिका में कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए। ठीक है ना। फ्रांस को उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे प्रथम कर्नाटका युद्ध समाप्त हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटका का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, सही कर ले। यह 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। यह युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। जो दो कंपनी बचे थे, फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी, तो इनका मुख्य कारण भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा, जिस कारण हमें द्वितीय कर्नाटका युद्ध देखने को मिलता है। तो द्वितीय कर्नाटका युद्ध को समझने से पहले इस फिगर को अच्छी तरह से समझ ले, जिससे आपको द्वितीय कर्नाटका युद्ध को समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि आप जानते हैं, जो उस समय भारत की शासन प्रणाली थी, यह वंशानुगत चल रही थी। उसी प्रकार हैदराबाद में भी यह शासन चलती है। तो हैदराबाद की जो निजाम थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बाद इनका पुत्र शासक बन जाते हैं, लेकिन जो इनका भांजा थे मुजफ्फरजंग, यह इनका विरोध कर देते हैं, जिस कारण हमें दोनों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध देखने को मिलता है। इसी प्रकार कर्नाटक में भी यह युद्ध प्रारंभ हो जाती है। कर्नाटक में उस समय अनवरुद्दीन शासक थे, परंतु जो चंदा साहब थे यह इनके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, जिस कारण कर्नाटक में भी हमें युद्ध देखने को मिलता है। परंतु जो ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, इन्होंने हैदराबाद के नासिर जंग को सपोर्ट किया और कर्नाटक के अनवरुद्दीन को साथ दिया। और जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, इन्होंने हैदराबाद के मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के चंदा साहब का साथ दिए थे। देख सकते हैं, जिस कारण हमें द्वितीय कर्नाटका युद्ध देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। जो निजामुल मुल्क थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग का एक भांजा जो मुजफ्फरजंग थे, इन्होंने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत की। इसके बाद 1748 ईस्वी में ही मराठाओं ने चंदा साहब को रिहा कर दिया। जो चंदा साहब थे, इनको मराठाओं ने रिहा कर दिया। इसके बाद यह कर्नाटक में आते ही उत्तराधिकारी का मांग करने लगे। ठीक है ना। चंदा साहब जैसे ही कर्नाटक गए, वह उत्तराधिकारी का मांग करने लगे। उस समय कर्नाटक के शासक अनवरुद्दीन थे। डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी सेनापति, ने निजाम पद के लिए मुजफ्फरजंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब को साथ दिया। मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और डुप्ले या संयुक्त सेना ने 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक पर इन तीनों ने मिलकर आक्रमण कर दिया, जिस कारण अंबूर की लड़ाई देखने को मिलती है। उस समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे, तो इनकी इसमें पराजित हो जाती है और इसी युद्ध में पराजित होने के बाद इनको मार दिया जाता है। तो उसके बाद अनवरुद्दीन का पुत्र एवं जो उनका उत्तराधिकारी थे मोहम्मद अली, भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में छुप जाते हैं।
जो अनवरुद्दीन के पुत्र और उत्तराधिकारी बनने योग्य होते हैं, मोहम्मद अली या भागकर तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में छुप जाते हैं। इसके बाद चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन जाते हैं। जो चंदा साहब थे यह कर्नाटका का नवाब बन जाते हैं। इसके बाद अंग्रेज इस युद्ध में शामिल हो जाते थे। जो अंग्रेज थे इन्होंने ये सब देखकर इस युद्ध में शामिल हो गए। अंग्रेज निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब के पद के लिए मोहम्मद अली का समर्थन किए। जो अंग्रेज थे इन्होंने नासिर जंग का सपोर्ट किया और कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली का समर्थन किया। तो 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजी कंपनी के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण कर देते हैं और जो त्रिगुट मित्र बने थे उन्हें पराजित कर देते हैं। परंतु इसी समय नासिर जंग की सेना ने इनका विद्रोह कर दिया। जो नासिर जंग के सेना थे इन्होंने इनका विद्रोह कर दिया और इसी के साथ नासिर जंग की हत्या कर दी गई। उसी विद्रोह में इनकी हत्या भी कर दी गई। इसके बाद फ्रांसीसी ने इसका फ़ायदा उठाते हुए मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया। जो मुजफ्फर जंग थे इनको हैदराबाद का निज़ाम बना दिया गया। 1752 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अलकाट पर आक्रमण किया गया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब थे के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर अलकाट पर अधिकार कर लिया गया। इस खबर की जानकारी होने के बाद जो चंदा साहब थे यह तिरुचिरापल्ली भाग गया, परंतु तंजावुर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। जो वहाँ के राजा थे इन्होंने इनकी हत्या कर दी। इसके बाद 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और इसके स्थान पर गोधे को अगला गवर्नर बनाकर भारत भेज दिया गया। तो गोधे आते ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। अंततः 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुई। ठीक है ना। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था यह पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुई। पांडिचेरी के संधि के तहत दोनों कंपनियों ने किसी भी भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप न करने का वादा किया। तो इस प्रकार तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध पे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध यह 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ। जो सप्तवर्षीय युद्ध था यह ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच यूरोप में 1756 ईस्वी में शुरू हुई। तो यह युद्ध भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था यह भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच देखने को मिलता है। इसके बाद 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज के तरफ से आयरकुट नेतृत्व कर रहे थे और फ्रांस के तरफ से काउंट डी रैली नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की विजय हुई। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की विजय हो जाती है। इसी युद्ध के बाद 1761 ईस्वी में पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो जाता है। जो भी फ्रांसीसी बस्ती थी उनका अंत 1761 ईस्वी में हो जाती है वांडीवास के युद्ध के बाद। तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाती है। जो सप्तवर्षीय युद्ध चला था ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच, यह 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से समाप्त हुआती है और इसी संधि के साथ कर्नाटका का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। जो तृतीय कर्नाटका युद्ध था यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो जाती है। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी पूरी तरह लगभग ख़त्म हो गया और इसके बाद जो अंग्रेज थे वह अकेले अपना
प्रतिनिधित्व भारत में बनाने लगे। तो यहाँ पे जो तीनों कर्नाटक का युद्ध था यह समाप्त होती है। तो चलिए एक ही स्लाइड में इन तीनों कर्नाटक का युद्ध को देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से याद रहे। कर्नाटक के युद्ध। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। इसका कारण ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था और अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में युद्ध चल रहा था, यह इसका कारण था। तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध की समाप्ति 1748 ईस्वी में एक्सला-सैपल की संधि द्वारा समाप्त हुई और इसका परिणाम अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय हुई थी। प्रथम कर्नाटक का युद्ध में अंग्रेज एवं कर्नाटक के जो नवाब थे इनकी पराजय हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह 1748 से 1754 ईस्वी तक चला। इसका कारण दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। इसकी समाप्ति 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के तहत हुई और इसका परिणाम अंग्रेजों को अच्छी स्थिति यहाँ से बनने लगी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। इसका कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था यह प्रमुख कारण था। इसकी समाप्ति 1763 की पेरिस की संधि के द्वारा हुआ और इसका परिणाम इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और इसी के साथ जो अंग्रेज़ थे वह भारत में बहुत ही मजबूत हो गए और अपना प्रतिनिधित्व अकेले ही बनाने लगे। तो आज का थ्योरी क्लास ये पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? बताइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंथोम का युद्ध कब हुआ? जो सिंथोम का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? यह 1748 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन ए, एक्सला-सैपल की संधि द्वारा यह समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? मोस्ट वीवीआई है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? ऑप्शन बी, अनवरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी कंपनी ने नवाब और निजाम पद के लिए किनका साथ दिया? ऑप्शन बी, नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन बी, पांडिचेरी की संधि। क्वेश्चन नंबर 7, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध यह 1760 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तृतीय कर्नाटक का युद्ध यह पेरिस की संधि द्वारा 1763 में समाप्त हुई। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।